तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 का 2023 का भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। पूरे 25 क्वेश्चन हम लोग एक क्लास में प्रैक्टिस करते हैं और ये फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पूरा मॉक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आप कहाँ अटक रहे हैं, ना, किस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन में लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। जनरली ये लाइव होता है ना, 8 बजे से आपका लाइव होता है रात को, लेकिन अभी लाइव नहीं ले पा रहे तो रिकॉर्डेड डाल दे रहा हूँ मैं, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग 21 जुलाई शिफ्ट 3 का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। 21 जुलाई शिफ्ट 3, है ना। एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 का 21 जुलाई का शिफ्ट 3 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रेखा अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज एंड बीना अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। स्टार्टिंग विथ रेखा दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। ठीक है जी। क्वेश्चन है कि रेखा अकेले एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और बीना अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। रेखा से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, कि रेखा कोई काम को 16 दिन में कर सकती है। रेखा कितने दिन में? 16 दिन में। और बीना जो है अकेले उसी काम को कब कितने दिन में? 12 दिनों में कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वर्क। टोटल कितना हो गया आपका? टोटल वर्क हो गया 48। एलसीएम लेंगे 16-12 का, टोटल वर्क हो गया 48। अब हम एफिशिएंसी देखेंगे। क्या देखेंगे? एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी देखें तो रेखा की एफिशिएंसी क्या है? 3 है और बीना की हो गई 4, माफ़ कीजिएगा 4, बीना को हो गई 4। ठीक है। तो रेखा एक दिन में 3 काम करती है और बीना एक दिन में 4 काम करती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर रहा है? स्टार्टिंग विथ रेखा दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। रेखा स्टार्ट करती है और वो लोग अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। अल्टरनेट डेज मतलब कि एक समय में कोई एक काम करेगा, एक दिन में कोई एक काम करेगा। ठीक है। तो पहले रेखा काम करती है, फिर बीना, इसी तरह फिर रेखा, फिर बीना, इस तरह से आपका चलता रहेगा जब तक काम कंप्लीट ना होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, तो रेखा एक दिन में कितने काम कर लेती है? 3 काम, और बीना 4 काम। यानी 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में आपका 7 काम। कितना काम हुआ? 7 काम। ये 3 + 4 कितना हो गया? 7 काम। कितना हो गया? 7 काम आपका 2 दिन में। ठीक है, 2 डेज। ठीक है, 2 दिन में 7 काम हो गया, है ना। तो अब अल्टरनेट डेज में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो टोटल काम है उस देखते हैं कि जो आपका सीक्वेंस बन रहा है, कितने दिन का सीक्वेंस बन रहा है। तो 2 दिन का सीक्वेंस बन रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 7 काम हुआ। अब हम लोग देखते हैं टोटल काम कितना है? 48। तो हम देखेंगे 7 का ऐसा मल्टीपल जो 48 से कम है, तो कौन सा है? 42, है ना। तो पहले हम लोग 42 काम निकालेंगे कि 42 काम कितने दिन में होगा ना। तो अगर 7 काम 2 दिन में और 42 काम करना है तो गुना 6 करेंगे, है ना। गुना 6 करेंगे तो 42 काम हो जाएगा। तो 42 काम कितने दिनों में हो रहा है? 42 काम आपका यहाँ पे गुना 6 करेंगे, है ना। गुना 6 करेंगे तो 12 दिनों में। 42 काम आपका 12 दिनों में। अब 12 दिनों में 42 काम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका टोटल काम कितना है? टोटल काम है 48। तो अगले दिन कौन करेगा? 42 काम हो गया, यानी बीना लास्ट दिन क्या होगा, है ना। उसके बाद कौन करेगा? उसके बाद रेखा करेगी, है ना। तो रेखा अगले दिन 3 काम कर देगी, यानी 3 काम आपका हो गया, 3 काम हो गया और 1 दिन और बढ़ गया। अब हो गया 45 काम। बचा कितना काम? 3 काम। और अब रेखा के बाद कौन करेगा? रेखा के बाद बीना करेगी। तो बीना 4 काम एक दिन में करती है, 4 काम एक दिन में करती है। और बचा कितना काम है? 3 काम। तो 4 काम एक दिन में, तो 3 काम को करने में कितना लगेगा? 3/4 काम 3/4 दिन लगेगा। तो यहाँ पे आपका 3 काम हो जाएगा, ये 48 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 काम हो गया। और यहाँ पे 3/4 दिन लेगी बीना। ठीक है जी। तो ये 12 1 13, 13 होल 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 + 1 दिन + 3/4 दिन। तो ये हो गया 12 1 13, 13 सही 3/4 दिन। ठीक है जी। 13 होल 3/4 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि A कैन डू 20% ऑफ ए वर्क इन 4 डेज, B कैन डू 33 होल 1/3% ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज एंड देन C completed द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। B एंड C टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क इन। ठीक है, कि A कोई काम का 20% जो है 4 दिनों में करता है, B कोई उसी काम का 33 होल 1/3% 10 दिनों में करता है। दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं और 9 दिन तक काम करते हैं, बाकी काम सी कंप्लीट करता है। 9 दिन तक काम करता है, फिर जो बचा हुआ काम है वो सी करता है। ठीक है जी। तो बताइए सेम और वो चीज़ यहाँ पे भी क्या लिखा है कि रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, और सी जो है बचा हुआ काम 6 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो कह रहा बी और सी टुगेदर, बी और सी दोनों मिलकर काम का 75% कितना टाइम में करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन सिंपल है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि ए जो है 20% काम कितने दिन में करता है? 4 दिन में। ए जो है 20% काम 4 दिन में। तो 100% काम कितना होता है? 100%। तो 20 × 5 100% हुआ है ना। तो 4 × 5 यानी 20 दिन। तो 100% काम यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिनों में करेगा। ठीक है, ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। उसी तरह बी 33 सही 1/3 यानी 33 होल 1/3% काम जो है 10 दिनों में करता है। तो अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें
तो 10 दिन में आपका 33.33%, तो 30 दिन में आपका पूरा काम 100% कर देगा ना। तो ये हो गया आपका 30 दिन, ठीक है जी। टोटल वर्क हो गया आपका 60, एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है भाई, ये टोटल वर्क हो गया। ए का एफिशिएंसी हो गया 3, बी का एफिशिएंसी हो गया 2। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में ए 3 काम, बी आपका 2 काम, यानी एक दिन में 5 काम, तो 9 दिन में कितना होगा, 9 गुना 5 यानी 45 काम। 45 काम जो है आपका 9 दिन में हो गया। बचा कितना काम, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क आपका 15 बचा, ठीक है जी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पे आगे क्या कर रहा है कि सी जो है बचा हुआ काम 6 दिन में कर देता है, सी जो है बचा हुआ काम 6 दिन में कर देता है। तो सी जो है 15 काम 6 दिन में करता है, तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा, 15 काम 6 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15/6 यानी 2.5 यूनिट। ये सी का एफिशिएंसी आ गया, किसका, सी का, ठीक है। सी का एफिशिएंसी 2.5 यूनिट आ गया, ठीक है। अब बी का एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट, और सी का एफिशिएंसी क्या है, 2.5 यूनिट। अब आपसे बोला जा रहा है कि बी और सी काम का 75% कितने टाइम में करेंगे। तो काम कितना है जी, काम है आपका 60, 60 का 75% कितना होता है, 60 का 75% होता है आपका 45, कितना होता है जी, इसका अगर आप 75% लेंगे, 75% तो होता है आपका 45, यानी 45 काम बी और सी मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो 2 और 2.5 यानी 4.5 हो गया, ठीक है जी। तो ये आप करेंगे तो ये जाएगा 10 बार में, ठीक है, 10 बार में। तो 10 दिन में आपके बी और सी 45 काम कर देंगे, ठीक है जी, बी प्लस सी मिलकर, ठीक है, बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में 45 काम यानी 75% काम कर देंगे, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल क्या है कि कॉस अल्फा बाय साइन बीटा इक्वल टू 10 एंड कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा इक्वल टू 11, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, कॉस अल्फा बाय साइन बीटा दिस दिया हुआ है, और ये कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा दिस दिया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर बीटा आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ठीक है जी, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा जी, 100, ठीक है। और इसमें भी आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा होगा ना, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 121, ठीक है जी, कितना हो गया, 121। अब क्या कीजिए, ये आपका एक नंबर इक्वेशन हो गया, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, क्या है, 2 है, ठीक है जी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा क्या चला जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आपसे कॉस स्क्वायर बीटा ही पूछा गया है ना, कॉस स्क्वायर बीटा पूछा गया, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा, और नीचे क्या है आपका नीचे है आपका साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, है ना, नीचे आपका साइन स्क्वायर बीटा है, तो साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 100/21 कितना हो जाएगा, 100/121, माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप देखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, और इसके यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कॉस स्क्वायर बीटा आएगा। तो ये जो इधर माइनस में होगा, इधर प्लस में होगा, तो ये इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, यानी 121 प्लस 100 यानी 221 कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका जी, 221 कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है जी। तो कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा आपका 100/221 हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो 100/221, ठीक है जी, 100/221 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना, फटाफट देखते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंपल देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो क्या है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लें, इसमें हम साइन थीटा कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखिए, ये जो चीज़ है मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया ना कि आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस 2 थीटा होता है, ये आपका कॉस 2 थीटा होगा, ये भी आपका कॉस 2 थीटा होगा। तो कॉस 2 थीटा ये भी और ये भी, यानी कॉस 2 थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ऊपर नीचे आपका कॉस 2 थीटा है, ये भी आपका कॉस 2 थीटा है, ये भी आपका कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। ये बेसिकली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कॉस 2 थीटा होता है। कॉस 2 थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
द वैल्यू ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 1/7 इंटू, ये ब्रैकेट में दिया है समथिंग इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग बोर्ड मास का रूल करते हैं ना, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना जी। चलिए तो फटाफट यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, 1/2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/6, क्या हो जाएगा आपका 1/6, और डिवाइडेड बाय क्या है 1/42, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 पर चला जाएगा बाय 1, ये हो जाएगा आपका इसका वैल्यू 7। तो यहाँ का वैल्यू आ गया 7, क्या हो गया जी 7। अब यहाँ पे देखिए क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय 1/7 है, डिवाइडेड बाय क्या है 1/7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/1 हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना लाए थे आप, 7 लाए थे, ये आप 7 लाए थे ना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कितना लाए थे 7 लाए थे, तो ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 37 37 49, 49 गुना 3 कितना हो गया 147, 147/2, और 147/2 कितना होता है, ये होता है आपका 73 जमा 1/2, 73 होल 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। 73 होल 1/2, 73 गुना 2 के कितना होता है 146 होता है, और आपका आधा बच जाएगा, है ना जी। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं कि ए सर्टेन अमाउंट इज लेंट X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, इंस्टेड इफ द अमाउंट वाज लेंट एट 3x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर y more years, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of y? ठीक है, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इस धनराशि को 3x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर y अधिक वर्षों के लिए उधार दिया जाता तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होता। y का मान क्या है, सिंपल क्वेश्चन है ना, कि कोई भी अमाउंट है उसको x% के इंटरेस्ट से क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए दिया गया है ना, किसी भी अमाउंट को x% सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए क्या दिया, उधार दिया गया। अगर x% के बजाय 3x% पे उधार देता है ना, x% के बजाय 3x% पे उधार देता, और यहाँ पे 3 साल के बजाय y+3 यानी y साल ज़्यादा के लिए उधार देता, यानी y+3 साल के लिए उधार देता, तो पहले वाले में जो इंटरेस्ट आ रहा था उससे 7 गुना ज़्यादा होता, ठीक है जी। क्लियर है, तो समझिएगा, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है आपका 5%, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है आपका 5%, और 3 साल के लिए हम उधार देते हैं तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है 15%, यानी आपको 3 से गुना करना पड़ता है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है आपका 18%, आप इसको 4 साल के लिए उधार देते हैं तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है 72%, 72% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये 15% ऑफ प्रिंसिपल का 15% आपका इंटरेस्ट होगा, ये प्रिंसिपल का 72% इंटरेस्ट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखिए सवाल आराम से बनाएंगे, है ना, कि 3 साल के लिए उधार दिया गया, ठीक है, तो x% को 3 साल के लिए उधार दिया गया, तो 3 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट हो जाएगा 3x%, ठीक है जी, 3x% हो जाएगा। अगर 1 साल में x% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा 3x% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट में क्या बोला, नेक्स्ट में बोला 3x% पर एनम में आप उधार दिया गया, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 3x%, ठीक है जी। लेकिन अब जो है टाइम, अब टाइम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3x%, लेकिन अब जो टाइम है वो टाइम 3 साल नहीं है, 3 इयर्स नहीं है, अब टाइम क्या है, अब टाइम है भाई 4 साल ज़्यादा, यानी 3 प्लस क्या है, सॉरी अब टाइम से y साल ज़्यादा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा y साल ज़्यादा। पहले टाइम था 3 साल, अब टाइम कितना हो गया 3 + y साल अब ज़्यादा हो गया, तो अब टाइम कितना हो गया 3 + y, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले वाला जो इंटरेस्ट था और जो आपका सेकंड वाला केस में इंटरेस्ट था, दोनों का रेशियो क्या है, मतलब पहले वाले का 7 गुना ज़्यादा है, सेकंड वाला क्या है, पहले वाले का 7 गुना है, माफ़ कीजिएगा 7 टाइम्स है। 7 गुना ज़्यादा का होने का मतलब हो जाता है 1 का फिर 7 गुना ज़्यादा यानी 8 हो जाएगा, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है जी, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो पहले वाले का 7 टाइम्स है, यानी पहले वाले में अगर इंटरेस्ट 1 मिल रहा था, पहले वाले का इंटरेस्ट अगर 1 है तो दूसरे वाले का कितना है 7 है, ठीक है जी, दूसरे वाले का कितना है 7 है, तो 1:7 हो जाएगा दूसरे वाले का इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 3x कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + y = 7, 3 + y = 7, तो y = क्या आ जाएगा 4, तो y = 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बस आपको ये ध्यान रखना था, है ना, ये चीज़ आपको निकालना था। वो जो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए होगा तो 4 साल में आपको क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना रेट आपका क्या होगा 4 साल में मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द एरिया of the sector of a circle of radius 28 cm is 112 cm². Find the length of the corresponding arc of the sector. ठीक है, 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर² है। त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई याद करें, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या है कि एक सेक्टर है ना, ये आपका सर्कल है, यहाँ सेंटर है, तो ये क्या बनाता है, ये आपका सेक्टर बनाता है। तो इस सेक्टर का एरिया क्या है 112 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 112 दिया हुआ है। आपको इसका लेंथ पता करना है सेक्टर का,
क्या करना है, लेंथ पता करना है, यानी ये वाला लेंथ आपको पता करना है। ठीक है जी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr², है ना। और लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू सॉरी 2πr² नहीं, माफ़ कीजिए πr²। ठीक है, गलती हो गया मेरे से, माफ़ कीजिएगा ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, 2 मैंने बोल दिया था, गलती हो गया। ठीक है, और लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है आपका θ/360, सॉरी फिर से यहाँ पे लिखते हैं ना, रफ अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका θ/360 इंटू πr²। ठीक है जी, और लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है आपका θ/360 इंटू 2πr। ठीक है जी, यही होता है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है, दोनों में रिलेशन दिख रहा है। देखिए θ/360 θ/360, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ 2r है, यहाँ पे r है, r² है, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r² है। अगर हम एरिया को, एरिया में, ठीक है, एरिया θ/360 को, है ना, एरिया में हम क्या करें, 2πr लगा दें। ठीक है, अब बचा क्या, अब एरिया का है πr² है, तो हमें r² करना पड़ेगा, तो गुना r कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ ऊपर 2 है तो नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला क्या आ गया, ये वाला क्या आ गया, θ/360 इंटू 2πr, यही वाला आ गया, है ना, यही चीज़ आ गया। ये क्या आ गया, लेंथ हो गया। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू r/2। ठीक है जी, ये आपको याद रखना था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आपको याद था तो आप तुरंत बना लेते हैं, नहीं तो आप क्या करते, पहले आप रेडियस निकालते, फिर रेडियस निकालने के बाद थीटा निकाल, पहले आप सॉरी आप पहले थीटा निकालते, है ना, रेडियस तो दिया हुआ है, पहले आप थीटा निकालते, थीटा निकालने के बाद फिर आप क्या करते, फिर से आप लेंथ निकालते हैं। तो आपको ये गलत अप्रोच है ना, गलत अप्रोच है। यहाँ आपको थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो लेंथ आपको निकालना है, तो एरिया इंटू r/2। तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा, आपको लेंथ ही पूछा है ना, लेंथ पूछा है, लेंथ क्या हो जाएगा आपका, एरिया क्या है, एरिया हो गया आपका 112 गुना 2 बटा r क्या है 28, तो 28 गुना 4 होता है 112, तो लेंथ हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना था ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जब आपका एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ निकालना है, तो ये आप निकाल सकते हैं। डायमीटर भी दिया होगा तो निकाल देंगे। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल कि there are 15 students in a class, their average weight is 40 kg. When one student leaves the class, the average weight is 39.5 kg. What is the weight of the student who left the class? where kg means किलोग्राम। ठीक है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 kg है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 kg हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 15 स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं, और उनका एवरेज क्या है 40 है। 15 स्टूडेंट है, उनका एवरेज क्या है 40 है। ठीक है जी, उसमें से एक छोड़ देता है। ठीक है, यानी आपका मान लीजिए ये आपका एक जिसने छोड़ा और ये 14 बचा। जब एक छोड़ देता है, ये आपका क्या करता है, छोड़ देता है ना, ये जब छोड़ के चला जाता है। ठीक है जी, जब छोड़ के चला जाता है तो इनका एवरेज क्या हो जाता है 39.5। ठीक है जी, तो ये जी छोड़ के चला गया, तो जब ये पहले था, है ना, जब ये छोड़ के चला गया तो चला गया, लेकिन जब ये पहले था तो इसका भी एवरेज वेट कितना ना पाएगा, 40 ही ना पाएगा। यानी इसका पहले तो 40 एज था ही था। ठीक है, जब वो छोड़ के चला गया तो 0.5 कर करके इन 14 में से सबका लेके चला गया, तभी क्या हुआ, एवरेज 0.5 से घट गया, है ना। एवरेज अगर 0.5 एवरेज घट गया, यानी सबका एवरेज में से 0.5 घट गया, है ना, सबका एवरेज में से 0.5 घट गया। तो ये तो 40 लेके गया ही, 40 पहले था, 40 लेके गया, प्लस 0.5 सबका ले गया, यानी 14 का 14 बंदा जो है आपका, जो बचा हुआ 14 आदमी है, सबका 0.5 लेके गया। तो अगर 14 का 0.5 kg लेके गया तो कितना हुआ, टोटल 7 kg लेके गया, है ना। 14 गुना 0.5 यानी टोटल 7 kg। तो ये टोटल 47 kg अपने साथ लेके गया, और इसका वेट कितना था, 47 kg था। ठीक है जी, तो इसका वेट कितना था, 47 kg। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। John got 20% marks in an examination and failed by 10 marks. In the same examination, Jack got 35% marks and which were 20 more than the minimum passing marks. Find the percentage minimum marks required to pass. जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए और जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उत्तीर्ण, ठीक है, मतलब पास होने के लिए। ठीक है जी, तो देखिए जॉन है, ठीक है, जॉन है, और ये मान लीजिए पासिंग नंबर है, और ये आपका जैक है। ठीक है जी, जैक, और ये जॉन है। ठीक है,
जॉन को कितना मिला 20% मार्क्स मिला, 20% मार्क्स मिला। जैक को कितना मिला 35% मार्क्स मिला, ठीक है जी। जॉन को कितना मिला 20%, जैक को मिला 35%, ठीक है भाई, क्लियर है। अब मुझे बताइए जैक जो है 10 नंबर से फेल हो गया, यानी जैक को अगर 10 नंबर और मिल जाता तो पास हो जाता, यानी +10 मिल जाता तो पास हो जाता। और सॉरी जॉन को, माफ़ कीजिएगा जॉन को, है ना। जॉन जो है आपका 10 नंबर से फेल हो गया, माफ़ कीजिएगा जॉन जो है आपका 10 नंबर से फेल हो गया, तो जॉन अगर 10 नंबर और लाता तो पास हो जाता है ना जी। जॉन अगर 10 नंबर और लाता तो पास हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर है। अब जैक जो है 35% नंबर लाया और पासिंग नंबर से 20 नंबर ज़्यादा लाया, पासिंग नंबर से 20 नंबर ज़्यादा लाया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पासिंग नंबर से कितना ज़्यादा लाया, +20, ठीक है जी। पासिंग से ये +20 ज़्यादा लाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें डिफरेंस क्या है, ये 20% पास, ये 20% लाया, 35% लाया। और यहाँ पे देखिए पासिंग से ये 10 कम लाया, ये पासिंग से 20 ज़्यादा लाया। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये पासिंग मार्क्स से, ये पासिंग से 10 कम लाया और ये पासिंग से 20 ज़्यादा लाया, और इसका 20% है और इसका 35% है, ठीक है जी। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना है परसेंट का, 15%। तो 15% का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, 10 और 20 30 के बराबर, ठीक है जी। यानी 15% का वैल्यू किसके बराबर है, 15% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 30 मार्क्स के बराबर है, 30 नंबर के बराबर है। तो 5 नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये फिर ये देख सकते हैं कि 15% का वैल्यू 30 नंबर के बराबर है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 30 नंबर का वैल्यू किसके बराबर है, 30 नंबर का वैल्यू 15% के बराबर है, ठीक है जी। तो 10 नंबर का वैल्यू किसके बराबर है, 5% के बराबर। तो ये 10 नंबर जो है 5% के बराबर है, यानी ये 10 नंबर और लाता, इसका मतलब 5% और लाता, है ना जी। ये 10 नंबर और लाता तो 5% और लाता, तो अगर ये 5% और लाता तो पास हो जाता, है ना। ये 25% हो जाता, ठीक है जी। 5% और लाता तो पास हो जाता, यानी 25% लाता तो पास हो जाता। तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है, 25%, ठीक है जी। तो 25% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये 15% का वैल्यू 30 के बराबर, यानी 30 नंबर के बराबर। यानी अगर आप देखें तो 30 नंबर का वैल्यू 15% के बराबर, तो 10 नंबर का वैल्यू क्या है, 5% के बराबर। तो ये 20 ऑलरेडी लाया ही था, अगर 5 और लाता तो, यानी 10 नंबर और लाता तो पास हो जाता। 10 नंबर का मतलब क्या है, 5%, यानी 5% और लाता तो पास हो जाता। तो 5% का वैल्यू क्या है, सॉरी पासिंग परसेंटेज क्या है, 25%, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए कि S1 and S2 are two stations which are 195 km apart. A train starts from S1 at 4 p.m. and moves towards S2 at the speed of 65 km per hour. Another train starts from S2 at 5 p.m. and moves towards S1 at the speed of 35 km per hour. At what time will the two train meet? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो स्टेशन है आपका S1 और S2 जो 195 किलोमीटर दूरी पर है, 195 किलोमीटर दूरी पे है। एक ट्रेन जो है स्टार्ट होता है 4 बजे, एक ट्रेन जो है आपका 4 बजे स्टार्ट होता है, कहाँ से, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम S1, ठीक है, S1 से एक ट्रेन स्टार्ट होता है 4 बजे, ठीक है जी, 4 PM, ठीक है। दूसरा है कि मूव्स टुवर्ड्स S2, और ये क्या है, S2 की तरफ जाता है ना, ये आपका S2 है, ये आपका इधर जा रहा है और ये आपका इधर आ रहा है, ठीक है जी। और दूसरा ट्रेन है आपका मूव्स टुवर्ड्स S2 एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड क्या है, 65 किलोमीटर पर आवर, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ट्रेन है अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम S2 से दूसरा ट्रेन स्टार्ट होता है, वो कितने बजे स्टार्ट होता है भाई, 5 बजे। कितना बजे स्टार्ट होता है, 5 PM, ठीक है जी, क्लियर है। एंड मूव्स टुवर्ड S1 की तरफ जाता है एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सबको। तो बताइए एट वाट टाइम विल द टू ट्रेन मीट, तो कितने टाइम में दोनों ट्रेन मिलेंगे। ये सिंपल यह डायग्राम हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों जब मिलेंगे तो आपका क्या होगा, जब दोनों मिलेंगे यानी जब दोनों मिलेंगे तो टाइम सेम होगा ना, दोनों मिलेंगे टाइम सेम होगा। यानी 5 बजे से ये जब चलना स्टार्ट किया तो ये जब या कहीं पहुंचेगा उस सेम टाइम में आपका जब मिलेंगे तो दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा, मिलने का टाइम सेम होगा, ठीक है जी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये 4 बजे चलना स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे कि जो लेट से चलना स्टार्ट किया उस टाइम तक, जो पहले वाला चलना स्टार्ट किया था वहाँ तक का वो जो है उस टाइम तक कितना डिस्टेंस कवर किया वो पहले निकालते हैं। तो ये 4 बजे चलना स्टार्ट किया, ये 5 बजे चलना स्टार्ट किया, यानी ये S1 आपका पहले चलना स्टार्ट किया। तो S1 जो है 1 घंटा में कितना चलेगा वो पहले निकालेंगे। तो S1 जो है 65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलता है, तो 1 घंटा में 65 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा जी, 65 किलोमीटर, ठीक है, 65 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है आपका 195, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 195, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का 195 डिस्टेंस है, और S1 जो है 1 घंटा में 65 यहाँ तक चला गया, तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया 130 किलोमीटर। अब S1 जो है 5 बजे यहाँ पहुँच गया,
5 बजे यहाँ पहुँच गया। अब ये भी 5 बजे यहाँ से निकलेगा, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो टाइम से वो कहीं मान लीजिए यहाँ पे मिलते हैं तो सेम टाइम पे मिलेंगे, यानी दोनों का ट्रैवलिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है जी, ट्रैवलिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा। ये इधर से जा रहा है और ये क्या है, इधर से आ रहा है। ठीक है जी, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो यानी रिलेटिव क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा। जब दोनों कोई इधर से आ रहा है और कोई इधर से आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड का सम करते हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है जी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका, अब हो गया। तो टाइम आपसे पूछ रहा है कितने टाइम में मिलेंगे, तो टाइम मिलने का टाइम जो होगा रिलेटिव टाइम, उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 130 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है और दोनों का स्पीड का सम क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड का सम होगा। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सम लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया 65 और ये हो गया 45, ये हो गया आपका 100, तो ये हो गया आपका 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया। तो 1.3 आवर्स, 1.3 आवर्स के बाद मिल जाएंगे। यानी ये 5 बजे चलना स्टार्ट करेगा और 5 बजे चलने के बाद 1.3 आवर्स के बाद मिल जाएंगे। 1.3 आवर का मतलब क्या होता है, 1.3 आवर का मतलब होता है 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है जी, 1 आवर। और 0.3 का मतलब क्या होता है, 18 मिनट। ठीक है, 0.1 का मतलब होता है, 0.1 आवर का मतलब होता है 6 मिनट। ठीक है जी, तो 18 मिनट। तो 5 बजे ये लोग चलना स्टार्ट करेंगे और 1 घंटा 18 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। 1 घंटा 18 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे, यानी 6:18 में दोनों मिल जाएंगे। तो 6:18 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A shopkeeper marks his good in such a way that after allowing a discount of 22% he gains 20%. If the cost price of the article is 650 then its mark price is। एक शॉपकीपर जो है वो अपने गुड में डिस्काउंट देता है 22% का और इस तरह से डिस्काउंट देता है कि उसको 20% का फायदा हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस जो है आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस 650 रुपया है। तो आपसे पूछा जा रहा है मार्क प्राइस क्या है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल रेशियो रहता है। क्या सिंपल रेशियो लगाते हैं कि CP/MP का रेशियो आपने पढ़ा है। CP/MP का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये परसेंट में होता है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, यही होता है। तो परसेंट कट जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी, है ना जी। तो ये आपका 650 है CP/MP आपको निकालना है और ये दिया हुआ है आपका डिस्काउंट होगा तो 78 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 120। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए। इसका जब रेशियो निकालेंगे हम तो काट पीट मचाएंगे तो किससे काटेंगे, 3 से कट जाएगा, पहले 3 से कट जाए, 13 से काट दीजिए, नहीं 13 से नहीं कटेगा, 13 6 78, 13 से नहीं कटेगा, 6 से काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 का 6, 6 13 बार में जाएगा और 20 बार में, अब नहीं कटेगा। अब देखिए 13 का वैल्यू किसके बराबर है, 650 के बराबर। 13 का वैल्यू किसके बराबर है, 650 के बराबर। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 50 के बराबर होगा। ठीक है, 1 का वैल्यू 50 तो 20 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू 50 तो 20 का वैल्यू क्या होगा, 1000 के बराबर होगा। ठीक है जी, तो इसको 50 से गुना कर देंगे तो MP क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा आपका 1000 रुपया, है ना, 1000 रुपया। MP क्या हो जाएगा आपका 1000 रुपया, तो 1000 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल हम लोग निकाल लिए है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 9% एंड 17%। ठीक है, 9% और 17% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या करना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है ना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला आपका होता है कि 2% मान लीजिए डिस्काउंट परसेंट है A% और B%। ठीक है जी, तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या निकालते हैं, A + B माइनस AB बाय 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो A कितना हो गया 9, B कितना हो गया 17, माइनस 17 नंबर कितना होता है 151, है ना, 151 बटा 17 नंबर, सॉरी 17 नंबर होता है 153, माफ़ कीजिएगा, 17 नंबर होता है 153, तो 153 बटा 100। ठीक है जी, तो ये 100 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.53 हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ से 100 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.53 हो जाएगा, है ना। तो ये 17 9 26 माइनस 1.53, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 में से फिर 53 घटाएंगे 24.47%, 24.47%। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हैं। ऐसे भी आप देखा जाए तो आप यहाँ बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते थे, है ना। अगर आप ऑप्शन से भी चाहे तो निकाल सकते थे। 17 9 26 होता है, ठीक है, 26 माइनस समथिंग जो होगा आपका ये डिस्काउंट परसेंट होगा। 26 माइनस आप कुछ करेंगे तो डिस्काउंट परसेंट, तो 26 से ज़्यादा ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, 26 तो होगा ही नहीं। ठीक है, 26 से कम होगा और ये तो 26 से ज़्यादा है तो ये भी आपका नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ बिना कैलकुलेशन से भी कर सकते थे ना, ये कैलकुलेशन के बिना भी आप देख रहे थे 26 से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी 26 से कम होना चाहिए, है ना, 26 से
कुछ ना कुछ तो कम होगा ही, और ये 26 से ज़्यादा है, ये 26 के बराबर है, ये 26 से भी ज़्यादा है, तो ये 26 से कम यही है सिर्फ, तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है जी, तो ये सब भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। चलिए अगला सवाल। 3 solid metallic spheres of radii 1 cm, 6 cm and 8 cm respectively are melted and recast into a single solid sphere. The radius of the new sphere so formed. क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या ज्ञात होगी। त्रिज्या होगी क्या होगी, त्रिज्या कितना होगी, है ना, ये आपको देखना है। तो देखिए, एक मान लीजिए एक स्फीयर है जिसका आपका रेडियस है ना, रेडियस दिया है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है, और एक तीसरा रेडियस है जिसका 8 सेंटीमीटर रेडियस है। इन तीनों को क्या किया, पिघला दिया। ठीक है, इसको पिघला कर, ठीक है, तीनों को क्या किया, पिघला दिया। इसको पिघलाया, है ना, इसको पिघलाया और इसको भी पिघला के एक नया क्या बनाया, स्फीयर बनाया, एक नया स्फीयर बनाया। ठीक है जी, और नया स्फीयर जब बनाया तो उसका आपको रेडियस निकालना है। तो ये जब तीनों को पिघलाएंगे तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 2 और इसका वॉल्यूम 3, ये तीनों का जो वॉल्यूम होगा, यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, मतलब तीनों का जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम बनाएगा, यानी इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है जी, पिघलाने के बाद तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला भर के निकाल देंगे, है ना। तो पहले वाला जो 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, R1 है, इसका R2 मान लेते हैं, इसका R3 मान लेते हैं। ठीक है जी, और जो बड़ा वाला बनेगा उसका कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो 4/3 पहले वाले का, जब स्फीयर का रेडियस क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, तो पहले वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब और प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई कॉमन हो जाएगा, है ना, 4 पाई क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम सीधे कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, सीधे जब हम कॉमन ले लेंगे तो 4 पाई क्या होगा, 4/3 पाई कॉमन हो गया। ठीक है जी, ये हो गया आपका R1 का स्क्वायर, यानी R1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब, 6 का क्यूब यानी 216 और 8 का क्यूब क्या होगा, 512। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई और बड़ा वाला का क्यूब क्या होगा, R क्यूब। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 217 512 729, कितना हो गया, 729 बराबर कितना हो गया, R का क्यूब। तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 का क्यूब होता है ना, तो R बराबर 9 हो जाएगा। तो बड़े वाले का जो रेडियस होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। ठीक है, तो बड़े वाले का रेडियस जो स्फीयर बनेगा आपका वो 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 4√6 एंड x इज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब दिया हुआ है तो आपको x³ माइनस 1/x³ के लिए क्या चाहिए, x माइनस 1/x। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसको तो आप हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मेथड से बताऊंगा। हिट एंड ट्रायल में थोड़ा सा दिक्कत है कि आपको ऑप्शन में भी देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे √2 है, क्या है, √2। तो जब भी आपका क्या पूछा, x³ और यहाँ पे क्या है आपका 1/x³, यानी ये क्या होता है k, ये आपका x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, k³ प्लस 3k होता है ना, अगर इसका वैल्यू k है तो अगर हम इसमें k कॉमन ले लें तो k प्लस 3k आएगा। ठीक है, और k जो होगा, k में आपका √2 होना चाहिए। ठीक है जी, k में आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे जब √2 है तो k में √2 होना चाहिए। ठीक है, तो k में आपका √2 ऐसा बनाना पड़ेगा, k² प्लस 3k होगा, माफ़ कीजिएगा, k² प्लस 3। ठीक है जी, ये होगा। तो आपको k में √2 होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कीजिए, ये वाला 4√6 को, कि √2 पहले लाइए, तो √6 को हम √2 इंटू √3 में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, √6 को हम √2 इंटू √3 में ब्रेक कर सकते हैं। अब रहा 4, तो आप यहाँ पे 4√3 कर सकते हैं, या फिर 2√2 इंटू 2√3 कर सकते हैं। ठीक है जी, है ना, ब्रेक करके आप ऐसे कर सकते हैं। और आप एक काम कर सकते हैं कि यही 2 कर सकते हैं ना, √2 में आपको ब्रेक करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे आप k का स्क्वायर करें, 4 × 16, 16 दूनी 32 और 3 33, ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, और नहीं, यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि x माइनस 1/x लेना है। ठीक है जी, आपको x माइनस 1/x, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि x माइनस 1/x लेना है। तो आपका x माइनस 1/x जो होगा वो लेस देन होगा x प्लस 1/x से। ठीक है, x प्लस 1/x से छोटा होगा, यानी छोटा वाला वैल्यू होगा।
तो यहाँ पे आपका 4√2 नहीं, यहाँ पे अगर आप 4√2 लेते हैं तो ये आपका x प्लस 1/x का वैल्यू आएगा, ये आपका x माइनस 1/x का वैल्यू √3 आएगा, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे आप x माइनस 1/x इसको ले सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, 2√3 से छोटा है। तो इसमें आप ट्राई करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 प्लस 3, ये हो गया 2√2 और ये हो गया आपका 11, तो 22√2, 22√2 आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आंसर आ रहा है ना, और ये आपका आंसर इससे आ जा रहा है। और कोई ये तो आप ले नहीं सकते क्योंकि आपका ये इससे बड़ा हो जा रहा है ना, तो x माइनस 1/x का वैल्यू ये नहीं होगा। और ब्रेक कर सकते हैं कि 1 इंटू 4√6 में ब्रेक कर सकते हैं, 4√6 में तो आपको 1 लेना पड़ेगा, तो 1 अगर आप लेंगे तो इनमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, और √2 वाले में सिर्फ आप यही ब्रेक कर सकते हैं, है ना। चलिए, और किसी से में ब्रेक कर सकते हैं, हाँ, √2 इंटू 4√3 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, √2 इंटू 4√3 कर सकते हैं। तो आप √2 अगर लेंगे x माइनस 1/x, तो √2 अगर लेंगे तो ये आपका इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, √2 लेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 √2, है ना, 2 दूनी 2 और 3 सॉरी 5 √2 होगा। ठीक है, तो नहीं आएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल थोड़ा होगा, अगर आपको टाइम बचाना है, मतलब आपका अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत है, ठीक है, कि आप एकदम फटाफट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी एक और कैलकुलेशन आप मजबूत कर सकते हैं, वो भी अगर मैं अगर प्रीफर करूँ तो मैं इस मेथड से जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा इसमें मैंने जल्दी जल्दी निकाल लूँगा। कैसे निकालेंगे, देखिए फटाफट कैसे निकालेंगे जल्दी जल्दी। जो लोग अगर जल्दी जल्दी नहीं निकाल पाते तो इस मेथड को जल्दी से बनाने का कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से कैसे इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या है, 4√6 है। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आपको क्या दिमाग में ना, x² माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 4 चौके 16, 16 छक 96। ठीक है जी, तो x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 96। ठीक है जी, सीधे ये दिमाग में करना है। फिर आप देख रहे हैं कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 98। क्या हो जाएगा जी, यहाँ से 2 हटाएंगे तो 98। ठीक है, ये 98 हो जाएगा। तो आपको पता है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 98 है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, 98 प्लस 2 का अंडर रूट, 98 प्लस 2 का अंडर रूट, यानी x² प्लस 1/x² क्या लाएंगे जी, 98 प्लस 2 यानी 100 का अंडर रूट यानी 10, क्या लाएंगे 10। ठीक है जी, अब x² प्लस 1/x² का वैल्यू 10 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या लाएंगे जी, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या लाएंगे, x प्लस 1/x का वैल्यू लाएंगे हम कि 10 प्लस 2 का अंडर रूट, यानी ये हो गया 12। कितना हो गया, √12। तो ये डायरेक्ट आप √12 दिमाग में कैलकुलेट करके लाना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू √12 आपको दिमाग में कैलकुलेट करके सीधे लाना है। तो ये हो जाएगा आपका √12 हो जाएगा आपका 2√3। कितना हो जाएगा, 2√3। तो आप देखिए x प्लस 1/x 2√3 आ गया, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x हो जाएगा इसके हिसाब से 2√2। क्या हो जाएगा, 2√2। जब x माइनस 1/x 2√2 आ गया तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, ये होता है आपका k। ठीक है, k² प्लस 3, ये मैंने k कॉमन ले लिया। ठीक है जी, तो हो जाएगा आपका k 2√2। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए करते हैं ना कि √2 का स्क्वायर करना आसान होता है, √2 का क्यूब करना थोड़ा मुश्किल है। रूट जब आपका रूट होगा, जब भी आपका कोई भी चीज़ रूट में होगा तो उसका स्क्वायर करना आसान है ना, उसका स्क्वायर करना आसान है, लेकिन उसका क्यूब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या आप कॉमन ले लीजिएगा, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, 11, तो हो गया आपका 22√2, 22√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में आप कर सकते हैं ना, ज़्यादा मुझे लगता है लफड़ा नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 22√2 इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है जी, हाँ, अगला सवाल क्या है, क्या टाइम होगा, कि रीचा, रीता एंड रीना कैन इंडिपेंडेंटली कंप्लीट अ वर्क इन 8 hours, 12 hours एंड 24 hours रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, तो सिंपल है कि रीचा, रीता और कौन है भाई, रीना, तीनों अकेले काम को करता है तो 8 घंटे, 12 घंटा, 24 घंटा क्रमशः करते हैं। तो अगर तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम में कंप्लीट होगा। तो सिंपल है, रीचा, रीना और रीता, है ना। तो रीचा, रीना, ठीक है, और रीता, RT लिख दे रहा हूँ, ये आपका 8 घंटे में, ये आपका 12 घंटे में, ये आपका 24 घंटे में। तो आप सीधे एलसीएम निकाल के, सीधे आप एलसीएम निकालिए, यहाँ पे सीधे आप एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा, सीधे 8 12 24 का एलसीएम 48। तो इसका एक स्टेप में आप सीधे लिखेंगे 48। ठीक है, अब 48 को आप 8 से गुना की, 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 6 आएगा, 6 प्लस ये हो गया, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 24 से करेंगे तो 2 आएगा। तो 48 बटा 6 4 10 और 2 12, तो 4 दिन में, 4 दिन इसका सीधे आंसर आप ला सकते हैं। 4 घंटे है ना, अच्छा घंटे, 4 घंटे, ठीक है, घंटे दिखिएगा, तो 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो 4 आवर्स इसका, ठीक है, 4 आवर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड कीजिएगा, 8 6 48,
ये 4 ये 2, तो 48 होता है 6 4 10 दोबारा, तो यहाँ भी कर देंगे तो 4 दिन आएगा। तो आप सीधे यहाँ रीता और इसका लिखने का उतना जरूरत नहीं है ना, सीधे 8 4 8 12 24 दिया तो दिमाग में लगाइए कि एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। फिर 48 को क्या कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए, 24 से डिवाइड कीजिए, फिर एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इफ द वॉल्यूम ऑफ वन brick is 0.0014 meter cube, then how many bricks will be required to construct a wall of length 14 meter, breadth 0.125 meter and height 5 meter। ठीक है, एक ब्रिक मतलब क्या होता है, ईटा। एक ईटा का आयतन 0.0014 मीटर क्यूब है और तो 14 मीटर लंबाई, 0.125 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो एक ईटा का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 0.0014। ठीक है जी, तो इस तरह का कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको इस वॉल्यूम वाला क्या चाहिए, दीवार चाहिए। तो यानी जो आपका नंबर ऑफ ईटा होगा उन सब का वॉल्यूम, ठीक है, जितने भी आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे, जितने भी आप ईंटें लगाएंगे, सबका वॉल्यूम क्या होगा, उस दीवार के वॉल्यूम के बराबर होगा, उस दीवार के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल जो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इनटू नंबर ऑफ ब्रिक, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक। तो आपको नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है आपको, है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, 14 गुना 0.125 इंटू 5। ठीक है जी, और इसका क्या है, इसका दिया हुआ है 0.0014 और नंबर ऑफ ब्रिक मान लेते हैं। तो आपको एन निकालना है, क्या निकालना है, सीधा साधा एन निकालना है ना, एन सीधा साधा निकालना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे गुना 10, यहाँ 0 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ हटा देंगे तो ये भी आपका पॉइंट हट जाएगा। तो 14 आपका कट जाएगा, 14 कट जाएगा। तो 125 गुना 5 कितना होता है, 625, तो 6250 बराबर एन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे, 6250 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 + p 1 + p स्क्वायर 1 + p का पावर 4 1 + p का पावर 8 1 + p का पावर 16 1 - p -1 अलग से, ये आपका सब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, -1 आपका अलग से है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए 1 + p है ना, और यहाँ पे क्या है 1 - p। ठीक है जी, यहाँ 1 - p, तो 1 + p इंटू 1 - p क्या होता है, 1 - p का क्यूब क्या होता है जी, 1 - p का स्क्वायर, माफ कीजिएगा, 1 - p का स्क्वायर, ये 1 - p का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बना दिया, ये वाला और ये वाला मिलकर आपका 1 - p का स्क्वायर बना दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे बचा क्या, तो ये मिलकर हो जाएगा, यहाँ पे 1 - p का स्क्वायर लिख लीजिए आप। ठीक है जी, अब 1 - p का स्क्वायर इंटू 1 + p का स्क्वायर क्या होगा, 1 - p का पावर 4 क्या हो जाएगा जी, 1 - p का पावर 4, 1 - p का पावर 4। ठीक है जी, तो अब इसको हम हटा दें, इसको अगर हम हटा दें और इसको भी हटा दें तो क्या बनेगा, 1 - p का पावर 4। ठीक है जी, मतलब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब 1 - p का पावर 4 इंटू 1 + p का पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 - p का पावर 8। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, 1 - p का पावर 8। तो अब इसको हम हटा दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 - p का पावर 8। ठीक है जी, अब बचा 1 - p का पावर 8 इंटू 1 + p का पावर 8, ये भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, अब इसको हम हटा दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, तो 1 - p का पावर 16। ठीक है जी, अब लास्ट में बचा 1 - p का पावर 16 इंटू 1 + p का पावर 16, तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - p का पावर 32। ठीक है जी, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब लास्ट में रिजल्ट आया क्या, 1 - p का पावर 32, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्या है, -1 है, क्या है, -1 है। तो ये -1 अगर आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - p का पावर 32 -1, तो ये 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा -p का पावर 32, -p का पावर 32 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बेसिकली a² - b² का फॉर्मूला में सबको ब्रेक करना था। ठीक है, a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b², उसी फॉर्मूला में सबको ब्रेक नहीं करना था, यहाँ जोड़ना था। ठीक है, बेसिकली क्या था, a - b इंटू आपका a + b इक्वल टू क्या होता है, a² - b², बस यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना था, है ना जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इन ट्रायंगल XYZ राइट एंगल एट y इफ sin x बराबर 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x cos z प्लस sin x sin z। अब देखिए cos x cos z प्लस sin x sin z क्या आता है, ये cos, ठीक है, x माइनस जेड, यानी cos x माइनस जेड का वैल्यू है। ठीक है जी, cos, देखिए cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका cos x cos y प्लस sin x sin y।
ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो cos x माइनस जेड क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस जेड प्लस साइन x इंटू साइन जेड, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइन x बराबर 1/2। तो साइन x बराबर 1/2, 1/2 कब होता है साइन का वैल्यू, जब 30 डिग्री होता है। एंगल क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो समझिएगा ये आपका ट्रायंगल है, ये क्या है आपका ट्रायंगल। राइट एंगल किस में है, y में, ठीक है। ये आपका x y है, ठीक है जी, ये x y है। अब यहाँ पे चीज़ को समझिएगा, चीज़ को अगर आप समझेंगे तो बढ़िया होगा। साइन x बराबर 1/2 है, साइन x बराबर कितना है, साइन x बराबर 1/2 है, यानी साइन x 1/2 है ना, साइन x बराबर 1/2 है। तो मुझे बताइए साइन 60 1/2 होता है ना, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है जी। साइन 60 का वैल्यू 60 डिग्री 1/2 होता है, यानी x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू 60 डिग्री हुआ, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। और ये 90 डिग्री है तो कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो आप मुझे बताइए साइन, ये क्या निकालने बोला है, cos x माइनस जेड बोल रहे हैं निकालने, ठीक है जी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि cos x प्लस कॉस जेड, cos x इंटू कॉस जेड प्लस साइन x इंटू साइन जेड। तो ये होता है आपका cos x माइनस जेड का वैल्यू, ठीक है। तो आपको बेसिकली cos x माइनस जेड निकालना है। क्या निकालना है आपको, cos x माइनस जेड निकालना है। तो cos x माइनस जेड यानी cos x माइनस जेड कितना हो गया, सॉरी ये जेड था ना, ये जेड होगा, ठीक है जी, ये वाई है, जेड होगा। तो x माइनस जेड कितना हो गया, एक सेकेंड, एक्स वाई ये जेड, ठीक है जी, ये जेड, राइट एंगल ट्रायंगल एट वाई, साइन एक्स बराबर 1/2, साइन एक्स अगर सॉरी एक्स बराबर माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ा मैंने पहले बोला था कि साइन एक्स जो है 30 डिग्री 1/2 होता है ना, और मैंने यहाँ पे x की जगह 60 लिख दिया, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं ना, फिर से इसको करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा स्किप कर दीजिएगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है। आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा। ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका y, ये आपका x और ये आपका z। तो साइन x बराबर कितना है, 1/2 है। साइन x बराबर कितना है जी, साइन x बराबर 1/2, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है जी। साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, ठीक है जी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 30 डिग्री, x यहाँ पे साइन x बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। तो x बराबर आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। जब x बराबर 30 डिग्री या 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना जी, 60 डिग्री, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से होगा, है ना। मैंने पहले साइन 60 बराबर 1/2 बता दिया आपको, है ना। आपने नोटिस कर लिया होगा, है ना, कि आप मैंने गलत पढ़ाया, क्योंकि आप लोग भी होशियार हैं ना, आप लोग नोटिस कर लिए होंगे। लेकिन वो चीज़ आप वहाँ पे स्किप कर दीजिएगा और इधर उधर मत फैलाइएगा कि गलत पढ़ाते हैं चलिए कि देखो भाई वहाँ पे गलत पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पूरा दिखाइए कि मैंने गलती एक्सेप्ट की है। हाँ, गलती हो गई तो एक्सेप्ट कर लो, यही जीवन का सत्य है, ठीक है जी। बस गलती हो तो एक्सेप्ट कर लो, और गलती को सुधारो भी, ऐसा नहीं एक्सेप्ट करके छोड़ दो, सुधारना भी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, cos x माइनस जेड, cos x माइनस जेड यानी 30 माइनस 60 डिग्री, और ये आपका cos x इंटू कॉस जेड प्लस साइन x इंटू साइन जेड का वैल्यू क्या है, cos x माइनस जेड। तो अल्टीमेटली आपको cos x माइनस जेड का वैल्यू निकालना है। तो cos x माइनस जेड, cos x माइनस जेड यानी 30 माइनस 60 यानी माइनस 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। cos माइनस 30 का वैल्यू क्या होता है, देखिए cos माइनस 30 आपका क्या होता है, cos 30 ही होता है। cos माइनस 30 आपका ये माइनस 30 है, यानी माइनस 30 आपका कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये cos 30 डिग्री के बराबर होगा। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, क्या हो जाएगा जी, √3/2। तो √3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी बहुत लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री क्या है, बहुत ऐसे करेंगे ना। ये अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो अगर मान लीजिए फॉर्मूला आपको नहीं पता है, बाई चांस आप भूल गए, है ना, तो आप घबराइएगा मत, ये फॉर्मूला नहीं लगा के थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, x cos x cos z sin x sin z का अलग वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, sin x बराबर 1/2 है, साइन इक्वल टू क्या था, साइन इक्वल टू होता है p/h, यानी p कितना होगा, p आपका ये होगा, ये 1, h होगा 2, ठीक है। ये 30 के लिए ये p होगा 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका √3, क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ पे आप cos x का वैल्यू भर दीजिए, cos z का वैल्यू भर दीजिए, sin x का भर लीजिए, sin z का भर लीजिए, ठीक है जी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे करना है आपको। अगर आप ये सब तरीका जानते हैं तो बेटर है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ 16 + 14 डिवाइडेड बाई 2 -12 + 16 गुना 4 -28 + 13 गुना -16 + 13, ये आपको दिया गया है, ठीक है जी। ये आपसे दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो गया, -3 हो गया, ये क्या हो गया, -3। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका
यहाँ पे देखिए ये हो गया -3, तो ये हो गया -39, कितना हो गया जी -39, यहाँ आपका -39 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 16 गुना 4 64, ठीक है, ये हो गया 64 माइनस 28, क्या हो गया आपका 64 माइनस 28, ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ 12 -12 को छोड़ देंगे, पहले डिवाइड वाला काम करेंगे, फिर इससे पहले ब्रैकेट वाला। 16 + 14 कितना होता है 30, 30/2 कितना हो गया 15, 15 - 12 कितना हो गया 3 + 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है 3 हो गया, ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 64 3 67, और ये 40, ये भी 67, ठीक है, ये आपका 0 आया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए 39 और 28 आपको जोड़ना है, तो इसको 40 कर दीजिए, इसमें -1 कर दीजिए, है ना, तो इसको -27 और इसको -40 कर दीजिए, ठीक है, तो ये भी 67 होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, अगला सवाल देखते हैं कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर 8, 12 एंड 14 इच। 8, 12 और 14 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है ना, चतुर्थानुपाती क्या है, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी ए, बी, सी और डी, ये अगर प्रोपोर्शनल में है तो ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी क्या होता है फोर्थ होता है। यानी 8/12 = 14 आपको ये फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। मान लीजिए उसका नाम है डी, क्या नाम है डी, तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है यानी डी। तो ये जिस रेशियो में होगा वही रेशियो में ये होगा, ठीक है जी। तो इसको काटेंगे 2:3 है, क्या है 2:3, ये भी आपका 2:3 में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 2:3 क्या होगा, यानी 2 का वैल्यू किसके बराबर 14 के बराबर, तो 1 का वैल्यू क्या है 7 के बराबर, तो 3 का वैल्यू क्या होगा 21 के बराबर, तो डी का वैल्यू क्या होगा 21, क्या होगा 21, तो 21 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इफ x एंड y आर पॉजिटिव नंबर सच दैट x - y = 15 एंड xy = 150 देन द वैल्यू ऑफ x + y। तो सिंपल देखिए, अगर आपका x + y निकालना है तो आप क्या करेंगे, √x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy करेंगे, ठीक है जी। कैसे करेंगे देखिए, बेसिकली क्या होता है x + y, ठीक है, x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4xy होता है, ठीक है जी। तो x + y आपको निकालना है तो ये इधर कर देंगे तो x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 4xy हो जाएगा और इसका कर देंगे √, ठीक है, यही होता है x + y निकालना है, ठीक है जी। तो x - y क्या दिया हुआ है, x - y 5 दिया है, यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, और ये हो जाएगा 4xy यानी 600 कितना हो जाएगा 600, तो इसका √, 625 का √ कितना होता है 25, तो x + y कितना होगा 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका ये, दूसरा अगर आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए तो कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए तो x - y = 5 दिया हुआ है, x - y = कितना दिया है 5 दिया हुआ है, और xy = कितना दिया है, xy = दिया है 150। तो डिफरेंस हमें ऐसा देखना है कि 5 आ जाए, डिफरेंस हमें इतना देखना है कि 5 आ जाए, तो ये 10 और 15 कर सकते हैं, है ना, 10 और 15 कर सकते हैं। अब देखिए ये आप वैल्यू पुट करके देखें तो x - y कितना है 5 है, 15 - 10 कितना हो गया आपका 5 हो जाएगा, और x y 150 हो जा रहा है, तो x + y यहाँ पे सीधे हम x का वैल्यू कितना मान लेंगे, x का वैल्यू मान लेंगे 15, y का वैल्यू 10, तो x + y कितना हो जाएगा, x + y हो जाएगा 25, ठीक है जी, x + y क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, है ना जी, तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल कि इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर A and B स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट and at the same time with speed of 27 km/h and 45 km/h respectively. After how long will they meet again for the first time on the track when they are running in the same direction? 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रमशः 27 km/h और 45 km/h की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जब दौड़ रहे हैं, है ना, ये जब दौड़ रहे हैं मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रैक में पहली बार कब मिलेंगे, है ना, ये नहीं पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ था तो यहाँ पे कब मिलेंगे, यहाँ पे कब मिलेंगे ये नहीं पूछा जा रहा, कब मिलेंगे, है ना, पता नहीं कब मिलेंगे, सबको इंतजार है ना ठीक है जी, सबको इंतजार है कब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कब मिलेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है, यानी ट्रैक पे कब मिलेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब आदमी को ट्रैक पे मिलना है, ठीक है, ये दोनों को ट्रैक पे मिलना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिलना। स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर मिलना रहता तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं और वो निकाल लेते हैं ना, जो आपका इसका जो टाइम लगा, ए का जो टाइम लगा और बी का जो टाइम लगा, उस टाइम का हम लोग एलसीएम लेते हैं और वो निकाल लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। लेकिन ट्रैक पे जब मिलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव डिस्टेंस वाला, जो रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस वाला है वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है जी।
तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सीधे हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका 1600 मीटर, है ना। बेसिकली देखिए ये आपका ट्रैक है ना, दोनों ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी जब दौड़ना स्टार्ट किया, तो जब वो पहली बार मिलेंगे तो उन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 1600 मीटर ही होगा। क्या होगा, 1600 मीटर का ही डिस्टेंस वो कवर करेंगे जब वो पहली बार मिलेंगे, ठीक है जी। जब वो पहली बार मिलेंगे, तो जब मिलेंगे ना, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, वो कितना होगा, 1600 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो वही आपका 1600 मीटर जो ट्रैक का डिस्टेंस है वही होगा, ठीक है जी। और टाइम क्या होगा, टाइम यहाँ पे रिलेटिव टाइम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड मतलब कि जो ए का स्पीड जो है, बी का स्पीड जो है, उसका हम लोग रिलेटिव स्पीड लेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो क्या करेंगे, स्पीड का सम लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस लेंगे, कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। और ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर आवर में कर देंगे, तो 5/18 कर देंगे, है ना, 5/18, ठीक है जी। तो ये 18 कट गया आपका, 18 कट गया, ये 5 से गुना करेंगे तो 320। तो 320 सेकेंड में पहली बार मिल जाएंगे, 320 सेकेंड में इनका मिलन हो जाएगा, ठीक है जी। ओ, एक सेकेंड, ठीक है। एक बार लाइट चली गई है ना, लाइट चले जाने के बाद पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा रेस्ट ले लीजिए आप भी, है ना। कितना टाइम हो गया, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं ना। चलिए, सेव हुआ होगा यार, पता नहीं, इस बोर्ड में पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसीलिए पता नहीं है सेव हुआ कि नहीं। अच्छा भाई, फिर एक बार जाएगी लाइट, चलो बढ़िया, एक बार और चले जाए तो फिर वो होगा। एक्चुअली यहाँ पे लाइट जाती है तो फिर जनरेटर चालू होता है ना, फिर अगर लाइट जाएगी तो फिर जनरेटर बंद करेंगे ठीक है। तो टाइम वो होगा, लगता है मुझे कि वो सेव ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ, कहाँ पढ़ा रहे थे हम लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे ना। 320 वहाँ तक आपने पढ़ लिया था ना, 320 वाला, ठीक है। तो 320 के बाद वाले से स्टार्ट करेंगे, है ना। सर्कुलर स्पीड वाले, अच्छा ये हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया भाई, बढ़िया है, बढ़िया, सेव हो गया, ठीक है। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए होगा जो सॉल्यूशन है उसका, तो पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा मैं, लेकिन हाँ ऐसा भी पीडीएफ नहीं डालता हूँ। अगर चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये आ जा भाई, हट जा, है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, 5/18 से मल्टीप्लाई किया था ना, सॉरी 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, 18 गया, फिर ये 5 से जाएगा 320 बार में, तो 320 सेकेंड में पहली बार मिल जाएंगे, 320 सेकेंड। तो 320 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखिए कि टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल मीट इन साइड द सर्कल एट पॉइंट पी इफ ए पी बराबर 12, ए बी बराबर 20, सी पी बराबर 16 एंड देन सी डी बराबर, ठीक है। तो एक वृत्त है, ठीक है, इसका दो जीवाएं, यानी आपका ए बी और सी डी, ठीक है, ये आपका दो जीवाएं हैं, कौन कौन है, ए बी और सी डी, ठीक है। ये कोई पी पॉइंट पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, पी पे, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए ए बी और सी डी, ठीक है जी, ये मिलते हैं। ए पी बराबर 12 दिया हुआ है, ए पी बराबर 12 है, ठीक है जी। ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 20 है, तो पी बी बराबर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और सी पी बराबर 16 है, ये आपका 16 है। तो आपसे पूछा जा रहा है सी डी का लेंथ, तो इसको मान लेते हैं कि एक्स है, क्या मान लेते हैं, एक्स है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो यहाँ पे क्या बन गए, टुकड़े बन गए, है ना। यहाँ पे क्या है, ए पी, ये जो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए पी इंटू पी बी। तो बेसिकली ये जब पार्ट में डिवाइड होता है तो कोड को जब हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो कोड का जो है, ये दो कोड को अगर हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसका एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है, पहले वाले का जो दो टुकड़ा हुआ, पहले वाले का जो ब्रेक हुआ दो बार में, ए पी इंटू पी बी, ठीक है जी। ये क्या हो गया, बहुत हैंग होता है यार ये, हाँ, ए पी इंटू पी बी
बराबर क्या होगा, और दूसरे वाले का जो ब्रेक किया उसका प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी दूसरे वाला जो CD कॉर्ड है, इसका जो ब्रेक किया हमने, तो इसका जो दोनों पार्ट है उसका प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो CP इंटू आपका PD, ठीक है जी। तो AP कितना हो गया, 12 हो गया, PB हो गया आपका 8, CP हो गया 16, ये हो गया आपका PD। तो ये हो जाएगा 8 दूनी और 2 छक्के, ठीक है। तो PD बराबर कितना हो गया, 6। PD बराबर कितना हो गया, 6, ठीक है। PD बराबर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो PD बराबर ये हो गया आपका 6, कितना हो गया, 6। तो 16 6 22, यानी CD कितना हो गया, 16 और 6 22, यानी ऑप्शन नंबर 2 कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। CP आपका 16 और ये 6, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, 22 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए। डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट इन द ईयर 2015 इज शोन इन द पाई चार्ट टेबल, पाई चार्ट एंड टेबल। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट इज 31,500 नहीं 3,15,000 है, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड MP। अच्छा, क्या दिया हुआ कि वृत्त आरेख और तालिका में वर्ष 2015 की विभिन्न राज्यों की जनसंख्या, इसको मिटा दो यार, ये क्यों हो जा रहा है, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े दर्शाए गए। यदि दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 3,15,000 है, तो गोवा और मध्य प्रदेश में निरक्षर व्यक्ति की कुल संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन पहले समझिए, है ना, ये आपसे दिया गया बहुत बड़ा क्वेश्चन कि ये डेटा है ना। देखिए एक्चुअली क्या है कि वो फिगर एक बार में आता नहीं, इसलिए मैंने फिगर बना दिया अलग से। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो डेटा है ना, ये पॉपुलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पॉपुलेशन बता रहा है, मेल और फीमेल जो है आपका पॉपुलेशन बता रहा है, ठीक है जी। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेट का पॉपुलेशन है, टोटल 100% है ये मैंने बताया। पाई चार्ट का वैल्यू क्या होता है, 100%। तमिलनाडु का 9%, AP का, आंध्र प्रदेश का 25, MP का 20, दिल्ली का 8, गोवा का 12, बिहार का 11 और UP का 15, तमिलनाडु का 9%, ठीक है जी। तो ये टोटल आपका 7 स्टेट का पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया है, ठीक है जी। मतलब टोटल 100% में से 9% तमिलनाडु का है, ठीक है। ये आपका AP का 25% है। उसके बाद ये पॉपुलेशन के बाद ये दिया हुआ है कि AP जो आंध्र प्रदेश है उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 5:3 है। और उसके बाद जो लिटरेट पीपल है और इलिटरेट यानी पढ़े वाले और बिना पढ़े वाले, ठीक है, पढ़े वाले और बिना पढ़े वाले जो पीपल हैं उसका रेशियो है 2:3, 2:7। इसी तरह MP का दिया हुआ है, दिल्ली का दिया, गोवा का, बिहार का, UP का और तमिलनाडु का। ये आपका डेटा दिया हुआ है। डेटा आपने देख लिया, देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। डेटा आपने देख लिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। डेटा आपने देख लिया, अब क्वेश्चन पे फिर से आते हैं कि अब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है कि डेटा रिगार्डिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट, ये मैंने बता दिया कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट इज 3,15,000, यानी ये जो 7 स्टेट है ना, ये जो 7 स्टेट है इनका टोटल पॉपुलेशन 3,15,000 है, 3,15,000 है। तो ये 3,15,000 किसके बराबर है, 100% के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए आप क्या बोल रहे हैं कि देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड MP। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड MP। तो गोवा में कितने इलिटरेट पीपल हैं और MP में कितने इलिटरेट पीपल हैं, उसका आपको सम निकालना है, ठीक है जी, सम निकालना है। तो देखिए इसका सिंपल है, गोवा में कितने हैं, 12%। गोवा का जो पॉपुलेशन है वो 12% टोटल का। तो ये गोवा का पॉपुलेशन है, तो गोवा जो है 12% में, ठीक है, 12% में गोवा का 12% में। अब देखिए लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो क्या है, 3:2, 3:2, यानी टोटल 12% का, है ना, 5 आपके अगर हम देखें 12% को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ का परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पीपल आ जाएगा टोटल में से, ठीक है, टोटल में से। ये आपका गोवा का, ठीक है, मान लीजिए टोटल 100% में से गोवा 12%, 12% में ये जो 12% है उसमें से आपका दो है आपका इलिटरेट, 2 है इलिटरेट, कितने में से, 5 में से। ये लिटरेट प्लस इलिटरेट कितना हो गया, 5 हो गया। तो 12% में से 2 है आपका इलिटरेट, कितने में से, 5 में से, ठीक है जी। ये गोवा का आ गया, ठीक है, ये आपका गोवा का आ गया इलिटरेट, है ना। अब आपसे MP से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, MP में आपका टोटल कितना है, MP का भाई, MP का 20%, टोटल 20%, है ना। MP का पॉपुलेशन 20%, इस 20% में से, ठीक है, इस 20% में से टोटल कितने इलिटरेट प्लस लिटरेट है, ये आपका 5, कितने हैं, 5। तो इस 20 में से 4 आपके इलिटरेट है, क्या है आपके, 4 इलिटरेट है। 4 कितने में से इलिटरेट है, 5 में से इलिटरेट है, ठीक है जी। ये 4 आपका इलिटरेट है और लिटरेट आपका 1 है, तो 1 + 4 कितना हो गया, 5। तो 4 आपका इलिटरेट है, कितने में से, टोटल 5 में से आपका 4 इलिटरेट है। तो गोवा का आपका हो गया परसेंटेज 12 दूनी 24, 24/5%, और ये हो गया आप 24%/5, और ये हो जाएगा आपका 5 से काट देंगे 16%, कितना 5 से काट देंगे ना, 4 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 16%।
तो अगर गोवा प्लस एमपी का मिलाकर देखें तो ये हो गया आपका 24 1685 104। देखिए कहाँ पे लिख दें, जगह भी नहीं, चलिए यहाँ लिख देते, दिख रहा है ना आपका, दिख रहा है 104/5%। 104/5% जो है आपका गोवा प्लस एमपी का मिलाकर है। यानी टोटल पॉपुलेशन जो आपका 100% था, टोटल पॉपुलेशन जो आपका 100% था, उसमें से 104/5% जो है गोवा और एमपी मिलाकर इलिटरेट परसेंट है। ठीक है जी, टोटल 100% में से गोवा प्लस एमपी, ठीक है, गोवा प्लस मध्य प्रदेश में जो टोटल इलिटरेट पीपल हैं वो 100 में से कितना परसेंट है, 104/5% है। ठीक है जी, तो आप 100/5%, ठीक है। ये अब यहाँ पे बताइए 100% का वैल्यू क्या दिया है, 3,15,000। तो ये आपका 104/5% ऑफ 3,15,000। ठीक है, परसेंट करेंगे तो यहाँ गुना डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ना, परसेंट करेंगे यहाँ पे तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका 0 0 कटिए, ये कटिए, ये 5 से काटिए, 5 6 के 3, 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा। नेक्स्ट वाला डिजिट क्या आएगा, 4 3 12, 2 आना चाहिए। नेक्स्ट वाला डिजिट आपका 2 आना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 65,520। ठीक है जी, 65,520 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा 65,520। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, आप इसमें डिजिट सम लगाएंगे, लगा सकते हैं 6 5 11 5 16। डिजिट सम लगाएंगे तो ना, देखो इसका डिजिट सम हो गया आपका 9, तो ये 0 हो जाएगा डिजिट सम। 0 आपका देखिए तो 8 1 9 9, ये भी आपका डिजिट सम में 0 आ रहा था। 5 2 7 1 8, ये तो आपका नहीं होता। 5 6 5 11 11 5 16 16 2 18, या ये आपका नहीं होता, ये और इसमें कोई आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें आपने आंसर निकाल लिया 2। ठीक है, तो डिजिट सम से भी निकाल सकते थे, लेकिन डिजिट सम से अच्छा मैंने यूनिट डिजिट से निकाल लिया ना। यूनिट डिजिट में मुझे पहले में निकल गया है ना, पहले में निकल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल है ना ये, हाँ ये क्वेश्चन है फाइनल। कितने मिनट का हो गया, 1 घंटा 6 मिनट, कोई बात नहीं है ना। चलिए 1 घंटा का क्लास तो होना चाहिए ना, 1 घंटा की क्लास होना चाहिए। ठीक है, द टेबल गिव्स द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इनरोल इन 4 डिफरेंट कॉलेजेज A B C and D in a city over the year 2010 to 2014 and also the number of students who passed in the final examination during these years। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कॉलेज A B C D हुआ है, उसमें 2010 में कितने लोग इनरोल्ड हुए, मतलब कितने लोगों ने परीक्षा दिया, कितने लोग पास हुए। 2011 में कितने लोगों ने परीक्षा दिया, कितने लोग पास हुए। 12 में, 13 में और 14 में, ये 5 साल का डेटा दिया हुआ कि कितने लोगों ने परीक्षा दिया और कितने लोग पास हुए। ठीक है जी, परीक्षा में कितने लोग इनरोल किए और कितने लोग पास किए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फ्रॉम कॉलेज डी टू द एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम कॉलेज डी ओवर ऑल द ईयर्स। मतलब सभी वर्षों के दौरान डी में जितने भी लोग नामांकित थे, नामांकित छात्रों के औसत का कॉलेज डी से उत्तीर्ण छात्रों के औसत से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, मतलब कॉलेज डी में, ठीक है, कॉलेज डी में जितने भी स्टूडेंट है ना, कॉलेज डी में जितने भी स्टूडेंट इनरोल हुए, यानी जितने भी स्टूडेंट का नामांकन हुआ, नामांकन मतलब उन्होंने परीक्षा में नाम अपना दिया, ठीक है, उनका एवरेज 5 साल मिलाकर, यानी 5 साल मिलाकर 710 प्लस 750 680 720 और यहाँ पे 740, इनका जो एवरेज, ठीक है, इनका एवरेज आपको निकालना है। और जितने लोग पास हुए है ना, 5 साल मिलाकर जितने लोग पास हुए उनका एवरेज, यानी 650, ठीक है जी, क्या है आपका 650, ठीक है, 710 640 690 और 710, इनका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, और उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 5 यहाँ भी होगा और डिवाइडेड बाय 5 यहाँ भी होगा, तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, पहले सम निकाल देंगे, सम का ही रेशियो निकाल देंगे, वही एवरेज का रेशियो हो जाएगा। ठीक है जी, तो 710 700, पहले सबको 700 कर लीजिए, 700 कर लेते हैं। एक काम कीजिए, 700 नहीं, इसको 700 करके जोड़िए, तो 700 और ये 700 1400, ठीक है, और उसके बाद 14 6 700 7 1400 14 6 20 20 और 7 27 27 और 7 कितना हो गया, 27 और 7 हो गया 34। अब क्या है 10 वाला जोड़ दीजिए, ठीक है, 34 हो गया। यहाँ पे आप यहाँ ध्यान रखिएगा कितना हो रहा है 34, 10 50 10 60 60 और 80 140 140 160 160 और 200, ठीक है, 40 200 यानी 3600, कितना हो गया 3600। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3600। ठीक है भाई, चलिए 3600 रेशियो निकालेंगे, 3600/5 करेंगे, है ना, तो 5 आपको अल्टीमेटली कट ही जाएगा, तो क्यों आप करेंगे, है ना। तो 600 7 6 13 13 6 19 19 और 6 25
25 और 7 32, ठीक है 32 हो गया आपका, ठीक है याद रखिएगा 32। 50, 50 और 10 60, 60 और 40 100, 190 और 10 200, यानी 3400। कितना हो गया आपका 3400, ठीक है जी 3400 बटा 5। तो 5 तो आपका कटना ही था, है ना, पहले ही बोला था मैंने कटेगा, तो 5 से डिवाइड करना नहीं था ना, तो ये तो 5 आपका अल्टीमेटली कट जाएगा। एवरेज से पूछा है, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये हो जाएगा आपका 18:17। 18:17 इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन इधर है। तो 18:17 ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्लास था इसमें हम लोगों ने ये जो पूरे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके बताइएगा, है ना। कमेंट देखता रहूँगा मैं, कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।